Now, plant growth regulators or the plant growth hormones or the phytohormones, they can be of different types. तो अगर हम बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, तो इट विल इंक्लूड ऑक्सिन. ऑक्सिन क्या होते हैं? दे आर केमिकली इंडोल कंपाउंड्स. नेक्स्ट जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन आता है, दैट इज द गिबरेलिंस. जिसे हम कॉमनली गिब्रेलिक एसिड भी कहते हैं और GA से इसको डिनोट किया जाता है. केमिकली दे आर टर्पीन्स. नेक्स्ट टू गिब्रेलिंस इज द साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन्स जो होते हैं बेसिकली दे आर द एडेनिन डेरिवेटिव्स. और इसमें भी अगर हम बात करें काइनेटिन की, काइनेटिन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ साइटोकाइनिन. इट इज N6 फरफ्यूरिल aminopurine. Clear? Then next to it comes the ethylene. Ethylene is the only gaseous hormone and next to ethylene is abscisic acid, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं. एंड केमिकली इट इज द डेरिवेटिव ऑफ कैरोटेनॉइड्स. क्लियर? तो यहाँ हमने देखा जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक ऑक्सिन. ऑक्सिन आर केमिकली इंडोल कंपाउंड्स. गिब्रेलिंस, they are chemically terpenes. साइटोकाइनिन आर जनरली द एडेनिन डेरिवेटिव्स. जिसमें भी हम बात करें काइनेटिन की, तो इट इज केमिकली N6 फरफ्यूरिल aminopurine. Ethylene is the only gaseous hormone and abscisic acid is the derivative of the carotenoids. Now, जैसा मैंने आपको बताया जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ द ग्रोथ प्रमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर्स. इसके अंदर जो फर्स्ट 3 हॉर्मोन्स मैंने लिखे हैं, दे आर द ग्रोथ प्रमोटर्स. तो इनको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? दे आर द ग्रोथ प्रमोटर्स. क्लियर? एब्सिसिक एसिड जो होता है, इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर. But if we talk about ethylene, that is a gaseous hormone, so it regulates both type of activities, that is growth inhibiting and growth promoting. लेकिन overall अगर हम देखें तो it is considered as a plant growth inhibitor. तो हमने क्या देखा? जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं या जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, इसके अंदर दोनों कैटेगरीज पाई जाती हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स की और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स की. Now let us study these plant growth regulators in detail one by one. तो सबसे पहले हम बात करेंगे of auxin. Now let us discuss about the first plant growth regulator, that is the auxin. The word auxin has been derived from the Greek word that is auxine, और auxine का मतलब होता है to grow. देखिए मोस्टली जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, इनकी जो डिस्कवरी हुई है वो बाय चांस डिस्कवरी हुई है. तो यहाँ जो सबसे पहला अपन पॉइंट कंसिडरेशन में लेंगे, दैट इज द डिस्कवरी. अब ऑक्सिन की डिस्कवरी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 नाम आते हैं. पहला जो नाम आता है, दैट इज ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन. चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन का. इन्होंने किस पे काम किया था? दे वर्कड ऑन कोलियोप्टाइल of canary grass.
कॉलियोप्टाइल का मतलब होता है शूट टिप। सो दे ऑब्जर्व कि जब कैनरी ग्रास की कॉलियोप्टाइल टिप पर जो यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट डाली जाती है तो इट शोज द कर्वेचर इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। लाइट के डायरेक्शन में ये कर्वेचर शो करता है या उस डायरेक्शन में ये कर्व हो जाता है। प्लांट के इस टाइप के मूवमेंट को हम कहते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट और ये जो फिनोमेना है दिस इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट जो नाम आता है इसमें दैट इज ऑफ F.W. वेंट। इन्होंने काम करा था कॉलियोप्टाइल टिप ऑफ ओट सीडलिंग्स Oat is Avena sativa. क्लियर? और इन्होंने भी ये ऑब्जर्व करा था कि जब ओट सीडलिंग्स के कॉलियोप्टाइल टिप्स पर यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट डाला जाएगा देन इट ऑल्सो शोज द फोटोट्रॉपिक मूवमेंट दैट इज इट कर्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। ओके, अब इन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करे थे, जैसे मैं आपको बता देती हूँ डायग्रामेटिकली कि इनके एक्सपेरिमेंट्स में इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया था। दिस इज द कॉलियोप्टाइल टिप। जब इस पे यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट डाला गया देन इट शोज द कर्वेचर इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। लाइट के डायरेक्शन में ये क्या शो करता है? कर्वेचर शो करता है। सो विल राइट हियर इट शोज द कर्वेचर इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। और इस टाइप के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। क्या? अब इन्होंने क्या करा, ये जो टिप है इसको कट कर दिया। व्हेन यू कट द शूट टिप देन इट इज नोन एज डीकैपिटेशन। तो जो टिप है इन्होंने इसको क्या कर दिया? कट कर दिया। क्या? तो इसको हम क्या कहते हैं? डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन के बाद इन्होंने ये वाला जो स्टेम है इस पे क्या डाला? यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट एंड दे ऑब्जर्व्ड नो कर्वेचर इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। सो नो कर्वेचर वॉज ऑब्जर्व्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? नाउ व्हाट ही डिड, ये जो टिप का पार्ट इन्होंने कट करा था इसको इन्होंने प्लेस करा ऑन द अगार ब्लॉक। एक अगार ब्लॉक पर इन्होंने इसको प्लेस कर दिया। अगार किससे मिलता है? इफ यू रिमेंबर इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेड एल्गे दैट इज द जेलिडियम एंड द ग्रेसिलेरिया। ग्रैनुलर सब्सटेंस होता है, इट अब्सॉर्ब्स वाटर, ओके, और जेली लाइक हो जाता है। इट इज जनरली यूज्ड इन द कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम में भी इसका यूज होता है। ये एक तरीके का हाइड्रोकोलॉइड है। तो अगार जो ब्लॉक है इसके ऊपर इन्होंने ये जो शूट टिप को कट करा था वो इसके ऊपर इन्होंने प्लेस कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, ये जो टिप है इसके ऊपर ये अगार ब्लॉक रख दिया। अगार ब्लॉक इसके ऊपर प्लेस कर दिया और अब इसके ऊपर यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट डाला जाएगा। जब यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट से इसको इल्यूमिनेट करा गया तो इट वाज फाउंड that it showed the curvature in the direction of light। तो इस केस में ये लाइट के डायरेक्शन में कर्वेचर शो करता है। क्या? इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि जो टिप है इसके अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो कि कर्वेचर कॉज करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। और जब इस टिप को क्या कर दिया गया? कट कर दिया गया और इस पे लाइट डाली गई तो देयर वाज नो कर्वेचर ऑब्जर्व्ड। क्लियर? जबकि इस टिप को अगर हम अगार ब्लॉक पे रख देते हैं तो ये जो सब्सटेंस है ये किसके अंदर चला गया है? अगार ब्लॉक के अंदर। और जब इस अगार ब्लॉक को हमने किसके ऊपर रख दिया? इस स्टेम पर रख दिया या इस शूट पे रख दिया तो वो सब्सटेंस जो है अब अगार ब्लॉक से कहाँ ट्रांसमिट होगा? डाउनवर्ड्स। क्लियर? एंड व्हेन दिस
setup is exposed to the unilateral source of light, तो it will show the curvature in the direction of the light. यानी टिप में कुछ ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि ये कर्वेचर शो करता है, और he termed this substance as ऑक्सिन. तो जो क्रेडिट जाता है फॉर द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन दैट गोज टू F.W. वेंट, और इन्होंने ही ये टर्म कॉइन करा था, दैट इज द ऑक्सिन. ऑक्सिन का मतलब क्या है? इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज द ऑक्सीन विच मीन्स टू ग्रो. सो दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट दैट वॉज डन बाय हिम. एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि इस टाइप का कर्वेचर जो स्टेम टिप शो करता है, इसको हम क्या कहते हैं? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. फोटोट्रॉपिक से क्या मतलब है? इट शोज द कर्वेचर इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट, और ये फिनोमिना क्या कहलाता है? इट इज नोन एज phototropism. And more highlighting feature you have to remember that more the concentration of oxygen, more will be the curvature. तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन होगा, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन मोर, तो कर्वेचर विल बी मोर. क्लियर? और ये ऑक्सीजन कहाँ इकट्ठा होता है? दिस ऑक्सीजन एक्यूमुलेट्स ऑन द डार्कर साइड. ये जो डार्कर साइड है, यहां पर ये क्या होगा? ऑक्सीजन इट विल एक्यूमुलेट. क्या? तो जिस साइड पर ये एक्यूमुलेट होता है दैट इज ऑन द डार्कर साइड. ये वाली लाइट वाली साइड थी, ये वाली डार्कर साइड थी. ठीक है, तो डार्कर साइड पे ये क्या होगा? एक्यूमुलेट होगा, और इस साइड के जो सेल्स होंगे इसके अंदर ये क्या कराता है? सेल डिविजन. क्लियर? तो एज अ रिजल्ट इधर के जो सेल्स हैं उनमें ज्यादा डिविजन हो रहा है इन कंपैरिजन टू द सेल्स ऑफ द लाइटर साइड. तो एज अ रिजल्ट द टिप विल शो द कर्वेचर. अंडरस्टूड? सो दिस वॉज अबाउट द डिस्कवरी. डिस्कवरी के अंदर दो नाम आते हैं. एक तो आता है चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन का, जिन्होंने काम करा था कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास पे. एंड सेकेंड जो नाम आता है दैट इज ऑफ F.W. वेंट, एंड ही वर्कड ऑन द कोलियोप्टाइल टिप ऑफ ओट सीडलिंग्स. व्हाट इज ओट? इट इज एविना सटाइवा. देन इन्होंने देखा कि जब जो शूट टिप है इस पे यूनिलैटरल सोर्स ऑफ लाइट डाला जाता है, या एक सोर्स से लाइट डाला जाता है, तो इन्होंने देखा कि कर्वेचर देखने को मिलता है इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट. And this curvature in the direction of light is known as a phototropic movement. अब इन्होंने क्या करा? इस शूट टिप को कट कर दिया या डीकैपिटेट कर दिया, और इस पे फिर लाइट डाली गई, तो इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर इज नो कर्वेचर. कोई कर्वेचर देखने को नहीं मिला. अब ये जो इसका कट पार्ट था, इन्होंने इसको किसके ऊपर रखा? अगार ब्लॉक के ऊपर रखा. तो जो इसके अंदर सब्सटेंस था वो किस में डिफ्यूज हो गया? अगार ब्लॉक में डिफ्यूज हो गया. क्या? और इस अगार ब्लॉक को इन्होंने किस पे रखा? ये जो स्टेम टिप थी इसके ऊपर इन्होंने प्लेस कर दिया. तो इसके अंदर जो सब्सटेंस है दैट विल मूव डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द स्टेम. नाउ when this was illuminated by the unilateral source of light, it shows the curvature in the direction of the light. इसका मतलब जो शूट टिप है इसके अंदर कोई केमिकल सब्सटेंस है, और ये केमिकल सब्सटेंस क्या है? इट इज द प्लांट ग्रोथ हार्मोन दैट इज द ऑक्सिन. तो क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी फॉर ऑक्सिन गोज टू F.W. वेंट, एंड ही ऑल्सो coined the term ऑक्सिन. सो ऑक्सिन के रिस्पेक्ट में जो अपन ने पहला पॉइंट डिस्कस करा है दैट इज अबाउट द डिस्कवरी. सेकेंड पॉइंट जो अपन कंसिडरेशन में लेंगे दैट इज अबाउट द आइसोलेशन. सो यहां हम लिखेंगे सेकेंड पॉइंट दैट इज आइसोलेशन. So oxen was isolated from human urine by Kogel and Hagen-Smith. So isolated from human urine by Kogel and Hagen-Smith. And it was also isolated from the coleoptile tips of oat seedlings by F.W. Wendt. Isolated from coleoptile tip
of oat seedlings by F.W. Wendt. नेक्स्ट पॉइंट जो अपन कंसिडरेशन में लेंगे दैट इज द अकरेंस. जो रूट और शूट टिप्स हैं यहाँ पर जनरली प्रोड्यूस होगा ऑक्सिन और इसका होता है पोलर ट्रांसपोर्ट दैट इज यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द टिप टू द बेस. तो विल राइट हियर it is produced at root and shoot tips, shows polar transport from tip to base. टिप से बेस पे जो होगा इसका ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है और इसको हम क्या कहते हैं, इट इज द पोलर ट्रांसपोर्ट. Next point which we'll take into consideration is the biosynthesis. ऑक्सिन का जो बायोसिंथेसिस होता है it occurs from tryptophan. So biosynthesis of auxin occurs from amino acid tryptophan in presence of zinc ions. This you have to remember, it is very very important. Tryptophan से इसका biosynthesis होता है in the presence of zinc ions. नेक्स्ट पॉइंट जो अपन कंसिडरेशन में लेंगे दैट इज द बायोएसे. नाउ बायोएसे क्या है, इट इज द बायोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ अ सब्सटेंस लाइक दैट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इन प्लांट और इट्स पार्ट. आजकल अलग अलग डिजीजेस के लिए अलग अलग स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं. जैसे अगर हम एड्स के लिए बोलें तो कौन सा टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट होता है. अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो अपन ये कहते हैं कि भाई इसको ये डिजीज है. सेम इज द केस है. यहाँ पर क्या है, अपन कह सकते हैं बायोएसे इज द टेस्टिंग ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. क्या, तो इससे ये क्लैरिफाई हो जाता है कि इस पार्ट के अंदर जो है ये पर्टिकुलर हार्मोन जो है ये प्रेजेंट है. अब अगर हम बात करते हैं बायोएसे ऑफ ऑक्सिन की, तो बायोएसे ऑफ ऑक्सिन के अंदर दो टेस्ट आते हैं. सबसे पहला जो टेस्ट आता है दैट इज द एवेना कर्वेचर टेस्ट. एवेना कर्वेचर टेस्ट and the second one is the root inhibition test. Yeah, so there are two tests involved in the bioassay of auxin: Avena curvature test and the root inhibition test. Avena curvature test की अगर हम बात करें तो यहाँ पर Avena यानी कि coleoptile tips of Avena sativa, that is the oat seedlings, they show curvature in the direction of the light when they are illuminated by the unilateral source of light. This we have already studied in the experiment of F.W. Wendt. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर जो ओट सीडलिंग्स हैं इनकी जो कोलियोप्टाइल टिप्स हैं, इफ दे आर शोइंग द फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, इट शोज दैट दे हैव ऑक्सिन प्रेजेंट इन देम. तो ये किसका प्रेजेंस कंफर्म करती हैं, दे कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन. सेकेंड जो टेस्ट आता है दैट इज द रूट इनहिबिशन टेस्ट. देखिए बेटा, दो टर्म्स होती हैं, एक होता है रूट इनहिबिशन और एक होता है रूट ग्रोथ. क्या, रूट जब ऑलरेडी मौजूद है तो उसकी ग्रोथ में जो हार्मोन हेल्प करता है दैट इज द इथाइलिन. रूट इनिशिएशन का मतलब क्या है कि अभी रूट डेवलप ही हो रही है, इसमें जो हार्मोन हेल्प करता है दैट इज द ऑक्सिन. देखिए, हमारी बॉडी के अंदर एट अ टाइम डिफरेंट हार्मोन्स आर प्रेजेंट एंड दे ऑल आर वर्किंग. उनका जो वर्किंग होता है वो सिंक्रोनाइज्ड वे में होता है डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ आवर बॉडी. सेम इज द केस इन द प्लांट्स. ऐसा नहीं है कि एक बार में केवल ऑक्सिन ही काम करेगा, एक बार में केवल गिबरेलिन ही काम करेगा. डिफरेंट हार्मोन्स आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द प्लांट. तो रूट इनिशिएशन
को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। सपोज हमने एक स्टेम कटिंग लिया, बहुत सारे प्लांट्स जो हैं जिनका प्रोपोगेशन स्टेम कटिंग्स के थ्रू होता है, जैसे कि रोज, शुगर केन, इनके अंदर क्या होता है, जो स्टेम कटिंग्स ली जाती हैं, इन स्टेम कटिंग्स को क्या करा जाता है, डिप कर दिया जाता है इन द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द ऑक्सिन। जब डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ ऑक्सिन में इसको डिप करा जाएगा तो इनके अंदर रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, रूट इनिशिएशन, जिसमें कौन हेल्प करता है, ऑक्सिन। So these are the two bioassay of auxin that confirms the presence of the auxin in the plant. That is the Avena curvature test, and second one is the root inhibition test. तो अभी तक अपन ने क्या क्या देखा, लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू। हियर वी हैव स्टडीड अबाउट द ऑक्सिन डिस्कवरी। डिस्कवरी के अंदर दो नाम आते हैं, एक आता है चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन का, और दूसरा आता है F.W. वेंट का। And credit for the discovery of auxin goes to F.W. Wendt, and he also coined the term auxin. सेकेंड हम बात करते हैं अबाउट द आइसोलेशन। जो ऑक्सिन है इसको आइसोलेट करा गया था फ्रॉम ह्यूमन यूरिन बाय कॉगल एंड हैगन स्मिथ, एंड इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द कोलियोप्टाइल टिप ऑफ ओट सीडलिंग्स बाय F.W. वेंट। देन नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अक्रेंस। इट इज प्रोड्यूस एट द रूट एंड द शूट टिप्स। तो रूट और शूट टिप्स पे ये प्रोड्यूस होता है, और इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो पोलर ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज फ्रॉम द टिप टू द बेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है बायोसिंथेसिस। इसका बायोसिंथेसिस होता है फ्रॉम द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक आयंस। एंड लास्ट नेक्स्ट पॉइंट आता है बायोएसे का। देयर आर टू बायोएसे, दैट इज द एवेना कर्वेचर टेस्ट एंड द रूट इनहिबिशन टेस्ट दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन इन द प्लांट और इट्स पार्ट। Now there are two types of auxins, that are the natural auxins which can be isolated from the plants, and artificial auxin or synthetic auxins which are synthesized artificially. So we'll write here, the next point is types of auxin. So they can be of two types. First one is the natural auxins that are isolated from plants. इसके अंदर एग्जाम्पल आता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड and indole 3 butyric acid. इंडोल 3 एसिटिक एसिड को हम IAA भी कहते हैं, और इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड को हम IBA भी कहते हैं। नेक्स्ट आर द सिंथेटिक ऑक्सिन्स। दे आर सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली। इसके अंदर जो एग्जाम्पल आता है दैट इज ऑफ नैप्थलीन एसिटिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। नेक्स्ट आएगा 2,4-D, दैट इज 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। And the third one is 2,4,5-T, that is 2,4,5-trichlorophenoxy acetic acid. Clear? Let us now discuss about the physiological effects of auxin. सबसे पहला जो इफेक्ट देखने को मिलता है इसका, that is the apical dominance. Now we'll write here apical dominance. देखिए नाम से ही हम समझ सकते हैं एपिकल डोमिनेंस, यानी जो एपिकल
बड है प्लांट के अंदर वो डोमिनेट करती है ओवर द लैटरल बड्स, यानी जब तक एपिकल बड मौजूद है तब तक लैटरल बड्स की ग्रोथ नहीं होगी. दिस इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस एंड इट इज अ फीचर दैट इज शोन बाय द ऑक्सिन्स. क्लियर? ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब तक बॉस मौजूद है तब तक क्या होता है, एम्प्लॉयज की नहीं चलती है. सेम इज द केस हियर. तो यहां पर हम लिखेंगे एपिकल बड प्रेजेंस inhibits the growth of lateral buds. क्लियर? तो एपिकल बड का जो प्रेजेंस है इट विल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द लैटरल बड्स एंड दैट इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस. लेकिन अगर हम एपिकल बड को कट कर देते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीकैपिटेशन. तो एपिकल बड को अगर हमने डीकैपिटेट कर दिया तो उस केस में लैटरल बड की जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है. क्लियर? तो ये जो डीकैपिटेशन वाला प्रोसेस है ये कहाँ पर वाइडली यूज करा जाता है, इन केस ऑफ टी प्लांटेशंस एंड हेज मेकिंग. चाय के बागानों की अगर हम बात करें तो चाय के बागानों में जहाँ से हमको चाय मिलती है वो एक्चुअली में टॉल ट्रीज नहीं होते हैं. ठीक है, वो बुशेस टाइप होती हैं. इनके रेगुलर बेसिस पे इनका क्या करा जाता है, प्रूनिंग करा जाता है, यानी कि इनकी कटिंग करी जाती है. तो ये जो होंगे विड्थ में ज़्यादा देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन टू देयर हाइट. क्लियर? सेम इज द केस विद द हेज मेकिंग. हेज मेकिंग में भी जब आप पार्क्स में जाते हैं, गार्डन्स में जाते हैं तो आप देखते हैं अलग अलग शेप के हेजेस मिलते हैं. कोई एरोप्लेन शेप का है, कोई हर्ट शेप का है. व्हाई? बिकॉज गार्डनर्स जो होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे इनकी प्रूनिंग करते हैं ताकि वट एवर डिजायर्ड शेप यू वांट यू कैन गिव टू देम. लेकिन ऐसे जो हेजेस होते हैं दे आर नेवर टॉल, ये वाइडर होंगे क्योंकि इनके अंदर लैटरल ग्रोथ जो होगी वो ज़्यादा होती है. तो यहां हम लिखेंगे decapitation of the apical bud leads to growth of lateral buds. Clear? And it is widely used in tea plantations and hedge making. क्लियर? तो ये तो पहला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो गया. अब सेकेंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो अपन देखेंगे दैट इज एब्सेशन. एब्सेशन का मतलब होता है फॉलिंग ऑफ द प्लांट पार्ट्स. ठीक है, फॉलिंग या शेडिंग ऑफ द प्लांट पार्ट्स फ्रॉम द प्लांट, यानी प्लांट पार्ट्स जो हैं जैसे फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, लीव्स हो गई, जब ये प्लांट से डिटैच हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, एब्सेशन. क्लियर? ऑक्सिन जो है ये जो ओल्डर पार्ट्स हैं इनके एब्सेशन को तो ये प्रमोट करता है. क्लियर? जबकि जो यंगर पार्ट्स हैं उनके एब्सेशन को ये इनहिबिट करता है. तो यहाँ हम लिखेंगे, सबसे पहले तो हम एब्सेशन का डेफिनेशन लिख लेते हैं. इट इज द फॉलिंग और शेडिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स फ्रॉम द प्लांट, दैट इज नोन एज एब्सेशन. अब यहाँ पर प्लांट पार्ट्स कौन से हो सकते हैं? इट कैन बी फ्लावर, फ्रूट और लीफ. क्लियर? तो जो ऑक्सिन है इट प्रमोट्स एब्सेशन ऑफ ओल्डर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ओल्डर पार्ट्स जो हैं प्लांट के उसके एब्सेशन को तो ये प्रमोट करता है एंड इनहिबिट्स abscission of younger parts of the plant. जो यंगर पार्ट्स हैं प्लांट के उसके एब्सेशन को ये इनहिबिट करता है या रोकता है.
तो हमने यहाँ पर दो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखे हैं ऑक्सिन के। सबसे पहला है एपिकल डोमिनेंस, यानी कि एपिकल बड जो है वो अपना डोमिनेंस बना के रखती है और जब तक ये मौजूद है तब तक लैटरल बड्स की ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। इसको जब कट कर दिया जाएगा या डीकैपिटेट कर दिया जाएगा तो लैटरल बड्स की ग्रोथ देखने को मिलती है। और ये डीकैपिटेशन वाला जो प्रोसीजर है ये कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड इन द टी प्लांटेशंस एंड हेज मेकिंग, क्योंकि वहाँ लैटरल ग्रोथ ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द एपिकल ग्रोथ। सेकेंड आता है एब्सेशन, दैट इज द फॉलिंग और द शेडिंग ऑफ द प्लांट पार्ट्स फ्रॉम द प्लांट। अब ये प्लांट पार्ट्स क्या हो सकते हैं? फ्लावर, फ्रूट या लीव्स। तो ओल्डर पार्ट्स के एब्सेशन को तो ये प्रमोट करेगा और यंगर पार्ट्स के एब्सेशन को ये इनहिबिट करता है। आफ्टर एपिकल डोमिनेंस एंड एब्सेशन जो नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन अपन पढ़ेंगे दैट इज द फ्लावरिंग। सो ऑक्सिन जो है इट इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। सो विल राइट हियर ऑक्सिन promotes flowering in pineapple. नेक्स्ट जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आएगा दैट इज पार्थेनोकार्पी। सो व्हाट इज पार्थेनोकार्पी? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं दे आर सीडलेस फ्रूट और नेचुरली जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है दैट इज बनाना। पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस भी करा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जैसे कि ऑक्सिन एंड गिबरेलिन्स। पार्थेनोकार्पी induced by auxin in tomato. So we'll write here auxin induces parthenocarpy in tomato. What is parthenocarpy? It is the production of fruit without fertilization. आफ्टर फ्लावरिंग एंड पार्थेनोकार्पी जो नेक्स्ट पॉइंट हम कंसिडरेशन में लेंगे ऑफ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन दैट इज रूट इनिशिएशन। देखिए जो ऑक्सिन है जैसा कि हमने बायो एसे में पढ़ा था रूट इनहिबिशन टेस्ट, तो जो ऑक्सिन है वो क्या करती है? रूट की ग्रोथ को तो इनहिबिट करती है लेकिन रूट इनिशिएशन में ये हेल्प करेगी। सपोज हम बात करें स्टेम कटिंग्स की, तो स्टेम कटिंग्स यूज होती हैं जनरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर। अब स्टेम कटिंग्स को अगर हम डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ ऑक्सिन में डिप कर दें तो जल्दी से रूट जो है वो इनिशिएट होने लग जाएगी या डेवलप होने लग जाएगी। सो विल राइट हियर ऑक्सिन helps in root initiation. क्लियर? इसमें अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टेम कटिंग्स that are used in vegetative propagation when dipped in dilute solution of auxin leads to rapid initiation of roots. Clear? Next जो point आएगा after root initiation that is सेल डिविजन। तो ऑक्सिन जो है इट स्टिमुलेट सेल डिविजन, सेल डिविजन को ये स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल इलोंगेशन, ये सेल इलोंगेशन में भी हेल्प करता है बाय इंक्रीजिंग मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को ये बढ़ाता है बाय सॉल्युबलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स
and addition of new wall material. It also help in the loosening of cell wall. Clear? So it stimulates cell division, cell elongation में भी help करता है क्योंकि ये membrane की permeability को बढ़ा देगा, loosening of cell wall में help करेगा and addition of new wall material. It also leads to solubilization of carbohydrates. तो that was about the cell elongation. इसके अलावा it also helps in xylem differentiation. xylem के differentiation में भी ये help करता है. अभी तक अपन ने कौन कौन से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखे ऑक्सिन के. सबसे पहला अपन ने देखा था एपिकल डोमिनेंस. After that we have seen abscission. It promotes abscission of older parts and inhibits the abscission of the younger parts. Then it promotes flowering in pineapple. It induces parthenocarpy in tomato. It helps in root initiation. It helps in cell division. It also leads to cell elongation and it is also helpful in xylem differentiation. Now the synthetic auxin, that is 2,4-D, that is 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, is used as a herbicide or a weedicide, that is used to kill herb or the weeds. Weeds क्या होते हैं? Unwanted plants that grows along with the main crop. जो main crop के साथ unwanted plants grow कर जाते हैं उन्हें हम कहते हैं weeds. तो जो monocot plants हैं उनमें से जो dicot weeds हैं उनको हटाने में कौन यूज होता है? 2,4-D. Generally it is used by the gardeners to prepare weed free lawn. जो weed free lawn है उसको develop करने में 2,4-D का यूज होगा क्योंकि grass क्या है? monocot. साइनोडॉन कहते हैं हम इसे कॉमनली. और इसमें अगर जो डाइकॉट वीड्स ग्रो कर जाते हैं तो उसको हम इजीली हटा सकते हैं बाय मीन्स ऑफ द हर्बिसाइड दैट इज 2,4-D. सो विल राइट हियर 2,4-D is used to remove dicot weeds among the monocot plants. Clear? It is used by gardeners to prepare weed-free lawn. वीड फ्री लॉन प्रिपेयर करने के लिए गार्डनर्स किसका यूज करते हैं? दे मेक यूज ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सिन दैट इज 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड, क्योंकि ये जो डाइकॉट वीड्स है उसको रिमूव कर देता है फ्रॉम अमंग द मोनोकॉट प्लांट्स. सो दीज वर ऑल द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन.